तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी में जो स्पेशल टॉपिक्स की बात करनी है उसमें से पहला टॉपिक है वेलेनबर्ग सिंड्रोम। ये वेलेनबर्ग सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, वेलेनबर्ग सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन स्टेम जो है अपना, ये ब्रेन स्टेम का डायग्राम है मेरा, रफ डायग्राम में, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, इसमें कुछ न्यूक्लियस भी होती हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, मेडुला जो है, ये मेडुला का लेटरल पार्ट अगर अफेक्ट हो जाए, कुछ भी अफेक्ट हो जाए, अफेक्ट मतलब कि एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रोक हो जाए। स्ट्रोक होने की वजह से, स्ट्रोक क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड नहीं पहुंच पाए, तो उस वजह से जो कंडीशंस होंगे उनको हम लोग बोलते हैं वेलेनबर्ग सिंड्रोम। वेलेनबर्ग सिंड्रोम इज नथिंग, इट इज डिसाइड एज अ कंडीशन, इट इज़ अ कंडीशन caused by a stroke, यानी कि ब्लॉक ऑफ ब्लड फ्लो इन द साइड पार्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लागांटा इन द ब्रेनस्टेम। साइड पार्ट से मेरा मतलब है लेटरल पार्ट से, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन काउज्ड बाय अ स्ट्रोक और ब्लॉक इन द ब्लड फ्लो इन द साइड पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लागांटा ऑफ द ब्रेनस्टेम, ठीक है। तो साइड पार्ट में स्ट्रोक होने की वजह से ये कंडीशन आएंगे जिसको बोलते हैं वेलेनबर्ग सिंड्रोम। काउज क्या है इसका? कॉजेज है तुम्हारा ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर या फिर ब्लॉकेज इन पोस्टीरियर इन्फीरियर सेलिब्रल आर्टरी। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग पोस्टीरियर इन्फीरियर सेलिब्रल आर्टरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, PICAS भी बोलते हैं नॉर्मली, वेलेनबर्ग सिंड्रोम। या फिर दूसरा नाम है इसका लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ऑफकोर्स लेटरल पार्ट को अफेक्ट करा तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस होती है, तो न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम है कि भाई इस चीज़ों को संभालना। तो देखिए, अगर लेटरल पार्ट में वेस्टिबुलर न्यूक्लिय होते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लिय का काम होता है बैलेंस का, बैलेंस संभालने का। मतलब एक्चुअली वेस्टिबुलर न्यूक्लिय यहाँ नहीं होता जहाँ तक, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लिय अगर अफेक्ट होती हैं तो अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि अब देखिए वेस्टिबुलर न्यूक्लिय का मेन काम क्या है? कंट्रोल, बैलेंस को कंट्रोल करना। बैलेंस को कंट्रोल करने की वजह से अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लिय अफेक्ट हुआ इस लेटरल मेडुलर, तो आपका जो है बैलेंस करने में दिक्कत होगा। सेरिब्रल कनेक्शन, सेरिब्रम कनेक्शन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, मेडुला ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन में हेल्प करवाता है। एंड सेरिबेलर मतलब सेलिबेरल से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो फिर जो होगा मूवमेंट जो होगा वो ठीक से नहीं होगा, उसकी वजह से आदमी जो है ठीक से चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि सेलिबेलार कंडीशंस कनेक्शन के जाने से होंगे, कनेक्शन, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व भी जो है अपना मेडुलरी नर्व से होकर निकलता है एंड वो फेस के सेंसेशन के लिए मेन है, तो जो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ फेस हो जाएगा। तीसरा चीज़ फिर क्या? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी कि स्पाइन से लेके थैलेमस, काम क्या होता है? पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन लेके आता है टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेंसरी कॉर्टेक्स। तो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन चले जाएंगे अगर लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हुआ तो। उसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगियस, जो है वो सॉलोइंग और स्पीकिंग में काम आता है एंड वो नहीं हुआ तो डिफिकल्टी इन सॉलोइंग और स्पीकिंग हुई, अगर वो डैमेज हो गया तो दिस इज वेलेनबर्ग सिंड्रोम। वेलेनबर्ग सिंड्रोम में कुछ भी नहीं है, कंडीशन है जिसमें कि लेटर साइड ऑफ द मेडुला डैमेज हो रहा है। ये डायग्राम बना देना है। काउज का मेन काउज क्या है? इन्फीरियर पोस्टीरियर सेलिब्रल आर्टरी, PICA, प्लीज़ याद रखिए PICA। ये डैमेज हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेस्टिबुलर कौन कौन से पार्ट अफेक्ट हो सकते हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जिसकी वजह से बैलेंस जा सकता है, सेरिबेलर कनेक्शंस जिसकी वजह से जो है कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होंगी, ट्राइजेमिनल नर्व जिसकी वजह से फेस में डिसेंसिटाइजेशन होता है अगर ये दिक्कत हुआ तो, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर फंसा तो फिर हमारा जो है पेन इन टेम्परेचर समझ नहीं आएगा, जबकि न्यूक्लियस एम्बिगियस हुआ तो जो स्वेलिंग और स्पीकिंग में दिक्कत आएंगे। तो दिस वाज वेलेनबर्ग सिंड्रोम। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। व्हाट इज ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम? ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम इज अ कंडीशन, देखिए इसको अगर नो डेफिनेशन बोलते हैं, अ कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड, कोई भी एक साइड, या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला, वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम, ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम का बहुत बड़ा मतलब काउजेस क्या हो सकता है कि स्पाइन में, या तो स्पाइन में इंजरी हो गया, मेरा ये पूरा स्पाइन था इस पर इंजरी हो गया, या फिर काट के निकाल दिया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। तो इन सब कंडीशंस में जो है ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम हो सकता है। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम में जो है आपका कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं? तो देखिए एक्चुअली क्या है, मेरे स्पाइन में नर्व्स है, डोर्सल कॉलम, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर आपको याद हो तो ये दोनों तो सेंसरी है, जबकि ये जो कॉर्टिको स्पाइनल है ये हमारा मोटर है। तो अगर देखा जाए तो स्पाइनोथैलेमिक, इसके अलावा रोबो स्पाइनल और ये सब में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हमने मेनली ये तीनों की बात लिखी है, ठीक है।
तो देखिए आपको जहाँ तक याद है कि नहीं है आई डोंट नो श्योर, लेकिन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो मेडुला में जाके डेसिक्वेट होता है, मतलब एक्चुअली मेडुला से वहाँ से निकलता है एंड मेडुला में ही पिरामिड से पास करते करते वो तुरंत पिरामिड पास करते ही डेसिक्वेट हो जाता है। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट चूँकि डेसिक्वेट हो गया तो कहाँ स्पाइनल कॉर्ड में घुसने से पहले मिड ब्रेन में ही डेसिक्वेट हो गया। तो अगर इस साइड वाला अगर स्पाइनल लेफ्ट साइड वाला स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड के ही मूवमेंट्स में दिक्कत आएंगे, तो सेम साइड के मूवमेंट्स में दिक्कत आएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। डोर्सल कॉलम जो है यहाँ से हमारा लेके जाता है न सप्लाई को लेके जाता है, सेंसेशंस को एक्चुअली लेके जाता है, टच एंड वाइब्रेशन को फ्रॉम द पीछे से लेके जाता है, लेकिन फ्रॉम यहाँ से ऊपर की तरफ, एंड ये जाके मेडुला के पास में डेसिक्वेट करता है। अगेन डेसिक्वेट चूंकि ऊपर की साइड में हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं डेसिक्वेट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में सेम अगर स्पाइनल कॉर्ड का ये साइड डैमेज हो तो इसी टाइप का जो है टेम्परेचर और वाइब्रेशन एंड टच सेंसेशन खराब होगा। जबकि तीसरा अपना स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर यहाँ से हम भेज दिए, एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या होता है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो घुसते ही, आपको अगर याद हो तो वो घुसते ही जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जो है डिफरेंट साइड ऑपोजिट साइड में जो है पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। तो दिस इज ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, तो ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम क्या है। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का पर्टिकुलर एक साइड खराब हो गया, ये इंजरी की वजह से होता है, इन्फेक्शन मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्टिको स्पाइनल डॉर्सल को रूट कॉलम, ये दोनों अगर अफेक्ट हुए तो सेम साइड अफेक्ट होगा, एंड जबकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हुआ तो वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट ये है कौन सी चीज़ें कहाँ पे डेसिक्वेट करेगा। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है हमारा पहले ही डिसिक्वेट कर जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ की बात नहीं करते, जबकि वहाँ पे वो सेम साइड में डिसिक्वेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। जबकि लास्ट बात करते हैं हम लोग एक इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, काउडा इक्विना सिंड्रोम। व्हाट इज काउडा इक्विना सिंड्रोम? काउडा इक्विना सिंड्रोम इज अ सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ काउडास इक्विना। काउडा इक्विना क्या होता है? देखिए काउडा इक्विना क्या होता है कि पहले जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड होता है वो एक्चुअली जो है हमारा L1 के आसपास में ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो नीचे साइड में जो एक खाली सा एक मतलब वैकेंट स्पेस छोड़ता है। ये पूरा मेरा ना वर्टिब्रस दोनों साइड से गिरा हुआ मेरा स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन ये जो है ना नीचे में से पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर देता है, इसको बोलते हैं काउना, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको तो काउना। ये एक्चुअली नर्व्स ही हैं जो कि L2 to L5 के रेंज में आ रही हैं, एंड ये इनका कंप्रेशन से जो है दिक्कतें होंगी, दैट इज काउडा इक्विना सिंड्रोम। तो काउडा कॉमन काउज क्या? इन्फ्लामेशन। अगर यहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये सारे नर्व्स दब जाएंगे, या फिर लंबार डिस्क हर्निएशन, यहाँ पे जो होता है लंबार वर्टिब्रेज होता है, अगर उनका हर्निएशन होने की हिल गया अपने जगह से बाहर की तरफ टूट गया तो अगेन ये दब जाएंगे, तो मोटा मोटी वो कंप्रेशन ही है। इन्फ्लामेशन भी कंप्रेशन है, ये भी स्पाइनल ट्यूमर तो फिर वो कंप्रेस ही करेगा, मोटा मोटी कंप्रेशन अगर कंप्रेस हुआ काउडा इक्विना तो काउडा इक्विना सिंड्रोम होगा, ये होता है आई थिंक। खैर, क्लिनिकल स्ट्रक्चर एंड फीचर्स, अगर क्लिनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो सकता है। क्यों लोअर लिम्ब पैरालिसिस होता है? क्योंकि यहाँ पे L4 टू देखिए L3 L4 के रूट से जो निकल के आ रहा है वो क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई करते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। L5 जो है वो रूट से tibialis anterior को जो सप्लाई कर रहे हैं लाइक वो, या फिर हैमस्ट्रिंग मसल को जो है हमारा L5 to S1 या S2 आता है वो सप्लाई कर रहा है, जो कि फिर वो उसकी वजह से हैमस्ट्रिंग में रहा है। तो मोटा मोटी लोअर लिम्ब पैरालाइसिस हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है लोअर पार्ट में, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है क्योंकि पुडेंडल नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमको मोटा मोटी याद रखना कि नर्व्स विल बी अफेक्टेड फ्रॉम L2 to S4 और S5, आई एम नॉट श्योर, बट L2 to S5 जो हमारा डैमेज होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कुछ भी देगा, हमको इन्फ्लामेशन कम करना होगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर रिमूव करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करते हैं कि किस वजह से हुआ है। तो यही था काउडा इक्विना सिंड्रोम, जहाँ पे कि एक्चुअली काउडा इक्विना का जो है कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल 3 फॉर नाउ।